ये कहानी है एलमस की, जो एक भयानक एक्सीडेंट में मरने के बाद सीधा एक जादुई गेम वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट होता है। पर उसकी फूटी किस्मत तो देखो, इस दुनिया के अंदर जिस क्लास को हर कोई सबसे ज्यादा वाहियात, कमजोर और कचरा समझता है, यानी कि हैवी नाइट, बदकिस्मती से वही क्लास एलमस के पल्ले पड़ जाती है। और यही देखते ही उसके घमंडी पिता का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो तैश में आकर एलमस को अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर देते हैं और लात मारकर अपने आलीशान महल से बाहर फेंक देते हैं। लेकिन कहानी का असली और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अकेले एलमस को ये सीक्रेट पता है कि हैवी नाइट की क्लास को अगर सही तरीके और सही स्किल्स के साथ अपग्रेड किया जाए तो वो इस पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड और अनस्टॉपेबल क्लास बन सकती है, बिल्कुल एक ऐसे तबाही मचाने वाले वेपन की तरह जो पूरी दुनिया को पल भर में खत्म करने का दम रखती है। तो आखिर जिसे हर किसी ने कमजोर, बदकिस्मत और फालतू समझा, वो कैसे आगे चलकर इस दुनिया का द स्ट्रॉन्गेस्ट योद्धा बनता है। चलो इस धमाकेदार सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही ज्यादा आलीशान मैंशन दिखाया जाता है, जहां आज हमारे मेन कैरेक्टर एलमस की क्लास अवेकनिंग सेरेमनी चल रही होती है। एलमस के पिता बड़े गुरूर से कहते हैं कि बेटा एलमस ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सगे बेटे हो और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें कोई बहुत ही लाजवाब और पावरफुल क्लास ही मिलेगी। जिसके बाद वहां मौजूद प्रीस्ट इस अवेकनिंग रिचुअल को शुरू करते हैं और यहीं पर एलमस हमें अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो असल में इस दुनिया का नहीं है, बल्कि अपनी पुरानी जिंदगी में वो मैजिक वर्ल्ड नाम के एक वीआर गेम को पागलों की तरह सुबह से लेकर रात तक हमेशा बस खेलता ही रहता था और फिर एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई और वो सीधा उसी गेम जैसी जादुई दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया। जिसके बाद ये रिचुअल खत्म होता है और अब एलमस अपनी स्टेटस विंडो में अपनी क्लास देखता है, जो कि होती हैवी नाइट। वो बहुत ही ज्यादा खुश और एक्साइटेड होकर इसके बारे में अपने पिता को बताता है कि पिताजी मैं एक हैवी नाइट बन गया हूँ। पर ये सुनते ही उसके पिता का पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से में चीखते हुए कहते हैं कि अपनी आंखें खोलकर जरा सही से इसे देखो, वो जरूर से कोई मास्टर स्वॉर्ड्समैन होगा। ये सुनते ही एलमस को याद आता है कि अरे हाँ, इस दुनिया में तो हैवी नाइट क्लास को सबसे ज्यादा कमजोर और कचरा माना जाता है, क्योंकि किसी को भी इसकी असली ताकत का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है। जिसके बाद उसके पिता खुद अपनी आंखों से एलमस की क्लास देखते हैं और ये देखकर उनका गुस्सा बेकाबू हो जाता है और वो चिल्लाते हैं कि मेरा वारिस और एक मामूली सा हैवी नाइट, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और यही कहकर वो एलमस के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे जमीन पर पटक देते हैं। वहां मौजूद हर एक इंसान ये खौफनाक मंजर देखकर पूरी तरह दंग रह जाता है। पर अगले ही पल में किसी के कदमों की आहटों को सुनकर सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की ओर मुड़ जाता है। हम यहाँ एक बेहद हसीन और खूबसूरत लड़की को अंदर आते हुए देखते हैं। सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो दोस्तों ये लड़की एडवान ब्रांच फैमिली की है, यानी कि जो मेन फैमिली है एडवान, उसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, जिसका मतलब तुम उसे एडवान का छोटा घराना समझ सकते हो। और ये उन्हीं छोटे घरानों में से एक की बेटी है और इसका नाम मेलिस है। बचपन में ये और एलमस कई बार एक दूसरे से मिले भी थे, पर जैसे जैसे ये दोनों बड़े हुए तो अपने फैमिली स्टेटस के फ़र्क की वजह से इनका आपस में बातचीत करना लगभग पूरी तरह बंद हो गया। अब आज मेलिस भी यहाँ पे अपनी क्लास अवेकनिंग सेरेमनी करवाने ही आई थी, लेकिन आज के दिन अवेकनिंग सेरेमनी सिर्फ और सिर्फ एलमस की ही होने वाली थी। पर इसके बावजूद भी एलमस से चिड़े हुए उसके पिता बिना सोचे समझे मेलिस को सेरेमनी की पूरी इजाजत दे देते हैं। अब प्रीस्ट जैसे ही मेलिस की अवेकनिंग सेरेमनी करता है तो स्टेटस विंडो पर चमकता है कि मेलिस की क्लास मास्टर स्वॉर्ड्समैन है और इसके तुरंत बाद मेलिस एलमस को बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते हुए ताना मारती है कि मास्टर स्वॉर्ड्समैन तुम तो नहीं बन पाए, पर देखो ये लेजेंडरी क्लास तो मुझे मिल गई। ये बात सुनते ही एलमस के पिता खुशी से गदगद हो जाते हैं और कहते हैं कि वाह लाजवाब, सच में तुम ही हमारे एडवान घराने की असली बेटी हो। मेलिस आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे इस पूरे घराने की इकलौती वारिस भी। ये बात सुनते ही एलमस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। और इसके बाद आग में घी डालते हुए मेलिस कहती है कि पिताजी मुझे ना शुरुआत से ही ऐसा लगता था कि एलमस आपका वारिस बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसके पिता एलमस की तरफ नफरत से देखते हुए कहते हैं कि एलमस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा निराश हुआ हूँ, आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो और इस मैंशन को छोड़कर इसी वक्त दफ़ा हो जाओ। एलमस देखता है कि अब वो यहाँ बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। एलमस फिर भी अपने पिता को समझाने की आखिरी कोशिश करता है कि हैवी नाइट एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्लास है, पर उसके पिता उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते और चिल्लाते हैं कि तुम हमारे एडवान खानदान के नाम पर एक बहुत बड़ा कलंक हो, यहाँ से निकल जाओ और खबरदार जो बाहर कहीं पर भी तुमने हमारे खानदान का नाम इस्तेमाल करने की जरूरत की, वरना मैं अपनी तलवार से तुम्हारी जान ले लूँगा। और ये कहकर उसके पिता गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। ये सब तमाशा देखकर मेलिस अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। बेचारा एलमस, अब उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं था। जिसके बाद एक तूफानी और बरसाती काली रात में हम एलमस को बाहर बारिश में भीगता हुआ देखते हैं। तभी एलमस का पुराना बटलर आकर चुपके से उसे कुछ सिक्के दे देता है, जिससे कुछ वक्त के लिए एलमस का गुजारा चल जाएगा। जिसके बाद एलमस खामोशी से वहाँ से चला जाता है और उसे बेबस जाते हुए देखकर मेलिस बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। जिसके बाद हमें एक टाउन दिखाया जाता है और ये टाउन हमें बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है और इस टाउन में हमें बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं और कुछ लोगों को तो बहुत अच्छे से भी दिखाया जाता है, जैसे कि ये पीले बालों वाला लड़का और ये नीले बालों वाली लड़की। जिसके बाद हम एलमस को देखते हैं जो एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर इसी टाउन में आ चुका है। अब यहाँ आकर वो एक होटल में अपने लिए एक कमरा ले लेता है
और खुद से कहता है कि एक ही दिन में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया, पर अभी भी मेरे पास मेरी सबसे बड़ी ताकत बची है, यानी कि द स्ट्रॉन्गेस्ट हैवी नाइट क्लास। पर अगर मैं इस दुनिया को देखूं तो ये दुनिया मेरे पुराने गेम की दुनिया से काफ़ी अलग और ख़तरनाक है। जिसके बाद वो डरते हुए अपना स्टेटस चेक करता है, क्योंकि उसके मन में इस बात का हल्का सा डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दुनिया में वाकई हैवी नाइट सचमुच में एक कमज़ोर क्लास बना दी गई हो। पर अपनी क्लास के पूरे स्किल ट्री को ध्यान से देखने के बाद वो चैन की गहरी सांस लेता है। वैसे अभी एल्मस के पास 5 स्किल पॉइंट्स होते हैं, और ये वो इनिशियल बोनस पॉइंट्स होते हैं जो क्लास अवेकनिंग के टाइम पर सबको मिलते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा, आपके स्किल पॉइंट्स भी लगातार इंक्रीज होते जाएंगे। और सही से देखा जाए तो इस पूरी दुनिया में ये स्किल पॉइंट्स ही तुम्हारी किस्मत और ताकत को तय करते हैं, क्योंकि क्लास और स्किल पॉइंट्स ही ये डिटरमाइन करते हैं कि तुम इस दुनिया में आखिर कितने ताकतवर योद्धा बनोगे। वैसे एल्मस की बहुत सारी स्किल्स में से एक स्किल होती है हैवी आर्मर की। वैसे इसी स्किल को इस दुनिया में हैवी नाइट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर और बेकार माना जाता है, लेकिन असल बात तो ये है कि इस दुनिया के लोगों को इसका सही इस्तेमाल करना ही नहीं आता। और इसके बाद हैवी नाइट की एक और एबिलिटी है डिफेंस बूस्टर, जो कि आपके डिफेंस को काफ़ी इंक्रीज कर देती है। और इसके बाद जो एबिलिटी आती है वो है बिगनर स्वॉर्ड्समैन। ये भी काफ़ी अच्छी स्किल है, क्योंकि इसमें लेवल अप करके आप एक एडवांस स्वॉर्ड्समैन बन सकते हैं। लेकिन यह एल्मस बिना एक पल गंवाए अपने स्किल पॉइंट से अपनी हैवी आर्मर की स्किल को इंक्रीज कर देता है, जिससे यह हैवी आर्मर की एक बहुत ही धांसू एबिलिटी अनलॉक हो जाती है, जिसका नाम है रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्मस एक बहुत ही धांसू और चमकदार आर्मर पहनकर सीधे खतरनाक जंगल में जाता है। अब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है, जिसका थोड़ा सा लुत्फ उठाकर वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक उसे झाड़ियों में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, और अगले ही पल में उसके सामने एक फ्रॉग मॉन्स्टर कूद कर आ जाता है। दोस्तों, ये है लेवल 2 का मॉन्स्टर राना, और ये आते ही सीधे एल्मस पर झपट पड़ता है। पर यहाँ एल्मस अपनी उसी नई रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल का यूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है, जिससे एल्मस का तुरंत लेवल अप हो जाता है और वो सीधे लेवल 2 पर आ जाता है। जिसके बाद एल्मस उस मरे हुए मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन उठा लेता है, जिसे वो शहर जाकर गिल्ड में अच्छे दामों में बेच सकता है। पर तभी एल्मस के कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती है। कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पागलों की तरह चिल्ला रहा था। जिसके बाद हम एक बंदे को बदहवास होकर भागते हुए देखते हैं। तभी एल्मस उसकी मदद करने के लिए तेज़ी से उसके पास पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बंदे के पीछे बहुत ही सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स का पूरा झुंड पड़ा होता है। एल्मस आगे बढ़कर कहता है कि मैं इन्हें संभालता हूँ, तुम बस मेरे पीछे रहना। ये सुनकर वो बंदा हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम कोई बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और प्रो एडवेंचरर हो। एल्मस बड़ी मासूमियत से कहता है कि अरे ना भाई, मैं तो अभी 2 मिनट पहले ही लेवल 2 पर आया हूँ। ये सुनते ही उस बंदे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और वो रोते हुए कहता है कि अब तो मेरा खेल पूरी तरह खत्म। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मुंह दिखाकर बताऊंगा कि मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझ पर भारी फैमिली प्रेशर है। मेरी एक सुंदर बीवी और 2 प्यारे बच्चे मुझे उससे शादी करने ही नहीं देंगे। एल्मस भी यहाँ एक पल के लिए गंभीर सोच में पड़ जाता है कि वो अकेले इतने सारे मॉन्स्टर्स को आखिर कैसे हराएगा। पर जैसे ही ये सभी मॉन्स्टर्स एक साथ छलांग लगाकर उस पर हमला करते हैं, एल्मस अपनी पूरी पावर के साथ रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन स्किल का जोरदार इस्तेमाल कर देता है, जिससे सारे के सारे मॉन्स्टर्स बुरी तरह घायल होकर हवा में पीछे जा गिरते हैं। वो बंदा अपनी फटी आंखों से ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाता है कि इसने अकेले ही इतनी आसानी से उन सभी मॉन्स्टर्स का खेल खत्म कैसे कर दिया। वो पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। ये सुनकर एल्मस याद करता है कि किस तरह उसके पिता ने उसे अपनी पूरी जायदाद और यहाँ तक कि उसके फैमिली नेम से भी बेदखल कर दिया था। इसीलिए अब प्रेजेंट में एल्मस पूरे स्वैग के साथ कहता है कि मैं हूँ एल्मस द हैवी नाइट। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स मरने के बाद नीली भाप बनकर हवा में उड़ जाते हैं, जिससे एल्मस को जमीन पर गिरे हुए बहुत सारे कीमती मैजिक स्टोन्स मिलते हैं और साथ ही उसका भयंकर लेवल अप भी होता है और अब वो सीधे लेवल 8 पर पहुंच चुका है। अब इसके बाद ये बंदा आगे बढ़कर कहता है कि वैसे मेरा नाम आरस है और मैं लेवल 3 पर हूं और आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे एल्मस, अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ मिलकर अपनी एक नई पार्टी बना सकते हैं। तुमने भी अभी एडवेंचरिंग शुरू ही की है, तो तुम्हारे लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पार्टी में शामिल होना, क्योंकि तुम्हारी हैवी नाइट की क्लास एक डिफेक्टिव क्लास मानी जाती है, तो मे भी अगर हम साथ मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। पर ये डिफेक्टिव क्लास वाली बात सुनते ही एल्मस को फिर से याद आ जाता है कि किस तरह उसके पिता ने उसकी इसी क्लास की वजह से उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए अब प्रेजेंट में एल्मस बिल्कुल साफ मना करते हुए कहता है कि ना, मुझे अकेले ही काम करना ज़्यादा पसंद है। आरस यहाँ एल्मस को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि अगर ये दोनों एक साथ मिलकर ऐसे खतरनाक मिशंस करेंगे तो ये दोनों ही बहुत तेजी से लेवल अप कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ आरस का कहना भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्मस की जो हैवी नाइट की क्लास है वो असल में दुश्मनों का सारा ध्यान अपनी ओर खींचकर अपने बाकी पार्टी मेंबर्स की मदद करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपकी पार्टी में जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे, आपको अपनी एक्सपी भी उतनी ही ज़्यादा आपस में शेयर करनी पड़ेगी, जिससे खुद का लेवल अप करना बहुत मुश्किल और धीमा हो जाएगा। इसके अलावा एक हैवी नाइट होने की वजह से बाकी लोग भी उसकी बातों को कभी ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। और इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वो अपना कीमती टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो अपनी हैवी नाइट की क्लास को जल्द से जल्द पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब इसके बाद जब ये दोनों लोग यहाँ से जा रहे थे तो पूरे रास्ते में भी आरस एल्मस को लगातार समझाता ही रहता है कि पार्टी बनाना हम दोनों के लिए ही कितना ज़्यादा फायदेमंद
साबित हो सकता है। पर अगले ही पल में चलते चलते एल्मस अचानक बीच रास्ते में रुक जाता है, क्योंकि उसे कुछ बहुत ही खतरनाक सेंस होता है। अचानक से पूरे जंगल का माहौल काफी तेजी से बदलने लगता है और अगले ही पल में जंगल के उस शांत और खौफनाक सन्नाटे में से कोई चीज बहुत ही ज्यादा तेजी से बाहर निकलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये होता है एक बहुत ही विशालकाय जायंट स्पाइडर मॉन्स्टर, जो सीधा आकर इन दोनों के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। और आरस तो उसे अपनी आंखों के सामने देखकर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके पैर कांपने लगते हैं और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये होता है लेवल 16 का खतरनाक मॉन्स्टर एरियनडाइव एरियनडी पे। और इस मॉन्स्टर के पास दो बहुत ही जानलेवा एबिलिटीज होती हैं, यानी कि ये आग का भी इस्तेमाल कर सकता है और साथ ही बहुत जहरीले जहर का भी। और सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि इसके खिलाफ एल्मस की रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन वाली स्किल बिल्कुल बेकार और बेअसर थी। अब आरस यहाँ रोते हुए कहने लगता है कि मेरे ही जोर से चिल्लाने की वजह से इस मॉन्स्टर ने हमें ढूंढ लिया और ये हम तक आ गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी ही गलती है। लेकिन इसके बावजूद आरस कांपते हुए एल्मस के आगे खड़ा होकर बहादुरी दिखाते हुए कहता है कि मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, तुम यहाँ से भाग जाओ। पर कांपते हुए आरस को अपने हाथ से पीछे करते हुए एल्मस कहता है कि तुम पीछे हटो, इसे मैं खुद संभालता हूँ। आरस चिल्लाकर कहता है कि तुम जैसा एक नौसिखिया इसका सामना बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तुम्हारा इसे हरा पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। पर हम देखते हैं कि एल्मस बिना घबराए अपने बचे हुए 7 स्किल पॉइंट्स को फौरन अपनी हैवी आर्मर की एबिलिटी में इन्वेस्ट कर देता है। वैसे ये स्किल पॉइंट्स इतना ज्यादा लेवल अप करने की वजह से ही एल्मस को मिले थे। अब एल्मस कैसा करते ही उसे एक और बहुत ही धाकड़ स्किल मिल जाती है जिसका नाम होता है डिसआर्म। और ये स्किल एल्मस के दुश्मन के अटैक की पावर को बस कुछ वक्त के लिए बहुत ज्यादा कम कर देगी। और इसके तुरंत बाद एल्मस अपनी तलवार खींचकर इस स्पाइडर मॉन्स्टर से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अगले ही पल में वो मॉन्स्टर बिजली की तेजी से एल्मस की ओर झपटता है। एल्मस उसके भारी हमले से काफी पीछे खिसक जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडर फिर से हवा में उछलते हुए सीधे एल्मस की ओर बढ़ता है और फिर इन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे पर लगातार जानलेवा हमले करते हैं, लेकिन इसके बाद वो स्पाइडर अपनी सबसे खतरनाक पावर का यूज करता है। वो सीधे अपने मुंह से एल्मस के ऊपर एक जहरीला पॉइजन बीम अटैक दाग देता है। एल्मस बहुत ही चालाकी से जानबूझकर इस जहरीले हमले को अपने ऊपर ले लेता है, पर अगले ही पल में वो बिजली की फुर्ती से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी डिसआर्म स्किल का यूज कर देता है, उस पर एक गहरा हमला करके। अब वो मॉन्स्टर दर्द और गुस्से में पूरी तरह बौखलाकर एल्मस के ऊपर अपनी फ्लैमिंग क्लॉ स्किल का इस्तेमाल करता है। ये आग का हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक और भयानक होता है और मैदान में एक बहुत बड़ा जोरदार धमाका होता है। पर उस आग और धमाके के बीच में से एल्मस बिल्कुल सही सलामत और शान से बाहर निकलता है। उसे एक छोटी सी खरोंच तक नहीं आई होती, लेकिन अब उस मॉन्स्टर की पावर बहुत ज्यादा कम बची होती है। जिसके बाद एल्मस आगे बढ़कर इस मॉन्स्टर के ऊपर अपनी तलवार से सीधा और सटीक वार करता है। एल्मस ने यहाँ फिर से अपनी डिसआर्म स्किल का यूज किया होता है, जिससे अब इस मॉन्स्टर की अटैक पावर और भी ज्यादा गिर जाती है। और इसके बाद एल्मस उस मॉन्स्टर के बाकी हमलों से बहुत ही धांसू अंदाज में बचता रहता है। और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर गुस्से में आकर एल्मस के ऊपर अपना एक और आखिरी हमला करने आता है, तब एल्मस बिल्कुल सही मौके पर यूज करता है रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन। और क्योंकि इस मॉन्स्टर की अपनी पावर अब बहुत कम बची थी, इसीलिए ये मॉन्स्टर यहाँ बुरी तरह हार जाता है। और फिर आखिर में एल्मस हवा में उछलकर अपनी भारी तलवार को इस मॉन्स्टर के शरीर के आर पार घुसा देता है, जिससे ये विशालकाय मॉन्स्टर वहीं तड़प कर मारा जाता है। और इसके मरते ही एल्मस का यहाँ फिर से एक जबरदस्त लेवल अप हो जाता है। अब उसका लेवल बढ़कर हो चुका है 12 और यहाँ उसे 4 नए स्किल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। और क्योंकि एल्मस की हैवी आर्मर वाली एबिलिटी अब लेवल 15 की हो चुकी होती है, जिससे एल्मस ने अपनी अगली बेहतरीन पैरी पैरी स्किल को भी पूरी तरह अनलॉक कर लिया है। और साथ ही उस मरे हुए मॉन्स्टर से एल्मस को एक बहुत ही बड़ा और चमकदार मैजिक स्टोन भी मिलता है। अब यही सब अपनी आंखों से देखकर आरस हैरान होते हुए कहता है कि मैं तो सच में बेफिजूल, मैं ही तुम्हारी इतनी चिंता कर रहा था, तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। और अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ मिलकर एक पार्टी बनाऊंगा भी तो मैं तुम्हारी कुछ खास मदद नहीं कर पाऊंगा, बल्कि तुम पर एक बोझ ही बनूंगा। लेकिन इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एल्मस की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि अब उस स्पाइडर के जानलेवा जहर का असर धीरे धीरे एल्मस के पूरे शरीर पर अपना रंग दिखा रहा था। जिसके बाद आरस बिना देर किए एल्मस को कंधे पर उठाकर टाउन तक लेकर जाता है। अब एल्मस को टाउन के होटल में सुरक्षित छोड़ने के बाद आरस वहां से जाते हुए मुस्कुराकर कहता है कि अगर हम जिंदगी में फिर कभी मिले तो हम पक्का बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे, ओके। जिसके बाद हम एल्मस को उसके कमरे के बिस्तर पे देखते हैं और उस जहर के भयंकर असर की वजह से उसे बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द हो रहा होता है। और साथ ही दर्द के उस अंधेरे में उसे वो सारी पुरानी बुरी यादें भी बार बार याद आ रही होती हैं कि किस तरह अपनों ने ही उसका सब कुछ एक ही झटके में छीन लिया था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि एल्मस पूरी तरह ठीक होकर इस शहर के सबसे बड़े एडवेंचरर्स गिल्ड में आता है, ताकि वो खुद को एज एन एडवेंचरर ऑफिशियली रजिस्टर करवा सके। हम देखते हैं कि गिल्ड के अंदर पहले से ही बहुत सारे एडवेंचरर्स मौजूद होते हैं और जैसे ही इन सभी लोगों को पता चलता है कि एल्मस की क्लास हैवी नाइट है, ये सब जोर जोर से उसका गंदा मजाक उड़ाने लगते हैं कि अरे देखो तो ये तो एक मामूली और बेहद टुच्चा सा हैवी नाइट है। जिसके बाद एल्मस का यहाँ रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है और अब एल्मस बन चुका है एक F रैंक का एडवेंचरर। दोस्तों एल्मस इस वक्त सबसे निचली रैंक F पर है और इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैंक होती है S रैंक, और कम से कम E रैंक पर आने के बाद ही एल्मस किसी भी डंजन के अंदर कदम रख पाएगा। और अब इसीलिए उसे जल्द से जल्द मेहनत करके E रैंक तक पहुंचना ही होगा। लेकिन यहाँ पर सभी लोग अभी भी एल्मस का लगातार मजाक ही उड़ा रहे थे कि अरे
देखो तो सही, एक कचरा हेवी नाइट यहाँ अपने लिए पार्टी ढूंढने की भीख मांग रहा है। लेकिन इसके बाद एल्मस बिना एक भी शब्द बोले अपनी थैली में से उन सभी दुर्लभ मैजिक स्टोन्स को बाहर निकालकर काउंटर पे रख देता है जो उसने जंगल में एक्वायर किए थे। और इन ढेर सारे कीमती मैजिक स्टोन्स की तेज चमक को देखकर गिल्ड के हॉल में मौजूद हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान और सन्न रह जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद ये मतलबी लोग आपस में कानाफूसी करते हुए कहने लगते हैं कि जरूर से इसने कहीं से कोई बहुत बड़ी चीटिंग की होगी, वरना एक मामूली सा हैवी नाइट अकेले अपने दम पर इतने सारे मैजिक स्टोन्स को कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकता। पर दोस्तों एल्मस का ध्यान इन फालतू लोगों की बातों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल को तेजी से अप करने पे होता है। जिसके बाद वो सीधे गिल्ड रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या अभी कोई ऐसा रैंक प्रमोशन क्वेस्ट है उनके पास। फिर अगले ही सीन में हमें काली रात का वक्त दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बेहद डरावना और सुनसान कब्रिस्तान, काफ़ी सारे डरे सहमे नौसिखिए एडवेंचरर्स और इसके ठीक बाद एक बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा और विशालकाय बंदा जो भारी आवाज़ में कहता है कि मैंने सुना है कि आज के इस खतरनाक मिशन पर एक डिफेक्टिव क्लास का हैवी नाइट आया है। क्या वो तुम ही हो एल्मस? इस मिशन को ज़रा भी अंडर एस्टिमेट करने की भूल मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और यहाँ तुम्हारी जान भी जा सकती है। वेल तुम अपनी स्क्रीन पर साफ देख सकते हो कि ये बंदा यानी कि ये महाशय एल्मस से कद में कितने ज़्यादा लंबे हैं और दिखने में शायद बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी। और ऐसा लगता है कि अपने पहले ही बड़े मिशन पर एल्मस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अब ताऊ की ये भारी भरकम बातें सुनकर एल्मस भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है। पर दोस्तों ये असल में एक बहुत बड़ा रेड क्वेस्ट होता है और ऐसे बड़े क्वेस्ट आपकी रैंक प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसीलिए एल्मस पूरे सम्मान के साथ अब इन महाशय से कहता है कि मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि मैं आज आपसे बहुत कुछ नया सीख पाऊंगा। सर वैसे इन महाशय का नाम मिस्टर गोतन होता है और दोस्तों ये पीले बालों वाला लड़का टील है और इसके तुरंत बाद टील अपनी खास सर्च स्किल का यूज़ करता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है ये स्किल आसपास के पूरे इलाके में मौजूद किसी भी क्रिएचर को आसानी से डिटेक्ट कर सकती है और लो लेवल्स के एडवेंचरर्स में ये काफ़ी रेयर स्किल मानी जाती है। टील अपनी स्किल देखकर बताता है कि इनके आसपास पूरे 30 खतरनाक मॉन्स्टर्स का एक बड़ा झुंड मौजूद है। जिसके बाद टील बड़े घमंड में आकर कहता है कि मिस्टर गोतन मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आज के इस मिशन के खत्म होने के बाद वो ई रैंक का प्रमोशन आप सिर्फ मुझे ही देंगे क्योंकि मुझे सच में नहीं लगता कि यहाँ मौजूद कोई भी एडवेंचरर मुझ जितना बेहतर है। खास करके ये लड़का भले ही इसने एक बहुत ही चमकदार आर्मर पहना हुआ हो लेकिन सच तो ये है कि आखिर है तो ये एक कमजोर हैवी नाइट ही पर उसकी ये जली कटी। बातें सुनकर एल्मस शांत रहकर कहता है कि तुम मेरी क्लास के बारे में भले ही जो कुछ भी समझो पर मुझे मेरी क्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर टील मुंह बनाकर कहता है कि जो भी हो बस हमारे मिशन में कोई परेशानी मत खड़ी करना। दोस्तों टील असल में एक रेड मेज होता है। रेड मेज बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की स्किल्स को आसानी से यूज़ तो कर सकते हैं यानी कि वो लगभग हर एक जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं पर किसी भी एक सिंगल स्किल को कभी मास्टर नहीं कर पाते। अब इसके बाद मिस्टर गोतन इन सभी नौसिखियों को आगे की बात बताते हैं कि इस पूरे कब्रिस्तान पर एक गोल्ड हेड नाम का खतरनाक मॉन्स्टर राज करता है और क्योंकि यहाँ पूरी टीम में मैं इकलौता डी रैंक का एडवेंचरर हूँ इसीलिए उसका सीधा सामना सिर्फ मैं ही करूँगा। और हाँ तुम सब मेरी लड़ाई के बीच में बिल्कुल मत आना और दूर ही रहना क्योंकि अगर लड़ाई के वक्त तुम में से कोई गलती से मर भी गया तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी मैं अपने सिर नहीं लूंगा। हमें यहाँ आगे जानने को मिलता है कि गोल्ड हेड असल में लगभग लेवल 30 का एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है। इसके पास खुद की कोई खास अटैक पावर तो नहीं होती लेकिन ये अपनी एक डरावनी दहाड़ से आसपास के मरे हुए इंसानों की लाशों को जिंदा करके अपना अनडेड गुलाम बना सकता है। लेकिन मिस्टर गोतन खुद लगभग लेवल 40 के एक ताकतवर योद्धा है यानी कि इन लोगों के लिए यहाँ ये लड़ाई जीतना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर ये सभी न्यूबीज़ बहुत ज़्यादा बुरी तरह डरे हुए हैं और इनके जो लीडर हैं यानी मिस्टर गोतन वो अपनी इस पूरी टीम को सही तरीके से बिल्कुल भी लीड नहीं कर रहे हैं। यानी कि वाकई ये मिशन इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और जानलेवा होने वाला है। अब इसके बाद एल्मस आगे बढ़कर गोतन से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस पूरे मिशन को थोड़ा और अच्छी और मजबूत प्लानिंग के साथ करना चाहिए वरना यहाँ के हालात बद से भी ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। गोतन गुस्से में भड़कते हुए कहते हैं कि क्या तुम एक नए होकर यहाँ मुझे ऑर्डर दे रहे हो? एल्मस हाथ जोड़कर कहता है कि नहीं सर मैं तो बस इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि आपके अलावा यहाँ हम सभी बिल्कुल नए और नौसिखिए हैं। इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हम सभी को थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दें। लेकिन तभी टील बीच में कूद कर आगे आता है और कहता है कि तुम्हें हम सभी को अपने जैसा कमज़ोर और डरपोक नहीं समझना चाहिए क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ तुम जैसा एक डिफेक्टिव क्लास वाला ही यहाँ इन कमज़ोर अनडेड से थर थर काँपता होगा। मिस्टर गोतन मुझे सच में नहीं लगता कि हमें आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन की कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। हम सब आपस में मिलकर सब संभाल लेंगे। पर इसके तुरंत बाद ज़मीन के अंदर से वो अनडेड कंकाल बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें वो गोल्ड हेड अपनी जादुई ताकत से कंट्रोल कर रहा होता है और ये अनडेड नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा तादाद में होते हैं और इतने सारे अनडेड को एक साथ देखकर अब टील की सच में फट जाती है। जिसके बाद एल्मस लड़ने के लिए अपनी भारी तलवार बाहर निकाल लेता है और तभी वो मुख्य बॉस गोल्ड हेड भी सबके सामने आ जाता है। वैसे इससे अकेले लड़ने के लिए मिस्टर गोतन भी अपनी तलवार तानकर पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। अब टील तो यहाँ इतने सारे कंकालों को देखकर इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो वहीं कांपते हुए ज़मीन पर गिर पड़ता है। पर मिस्टर गोतन आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हैं कि टील जल्दी से उठो और मेरे साथ साथ चलो और मेरे सामने आने वाले इन सभी अनडेड को मेरे रास्ते
रास्ते से हटाते जाओ। अब इसके बाद एलमस बाकी सभी डरे हुए नौसिखियों से कहता है कि चलो आगे बढ़ो और इन अनडेड मॉन्स्टर्स का डट कर सामना करते हैं। पर हम देखते हैं कि बाकी सब नौसिखिए इन अनडेड को सामने देख कर ही बहुत ज़्यादा घबरा गए हैं। और आखिर उनके साथ ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि ये सभी बिल्कुल नए हैं और इन्होंने आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतने सारे भयानक मॉन्स्टर्स का एक साथ सामना नहीं किया था। और अपने मेन लीडर से बिना किसी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के ये सभी बेचारे नौसिखिए आखिर कर भी क्या सकते हैं। सो एलमस फौरन कमान संभालते हुए इन्हें अच्छी तरह समझाता है कि तुम सब जल्दी से 3-3 के छोटे ग्रुप में बंट जाओ और एक दूसरे की पीठ बचाते हुए हमला करने आए। अनडेड का मिलकर सामना करो। अगर हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम बहुत आसानी से इन अनडेड से जीत सकते हैं। एलमस की ये समझदारी भरी बात सुनकर इन सभी लड़कों के अंदर थोड़ी सी हिम्मत लौट आती है, लेकिन तभी अचानक इनके पीछे से कुछ खूंखार अनडेड हमला करने आ जाते हैं। एलमस बिजली की तेजी से जाकर अपनी नई पैरी स्किल से उन सभी अनडेड के हमलों को रोक कर उन्हें पीछे फेंक देता है और इसके तुरंत बाद वो बाकी के बचे हुए अनडेड को बहुत ही ज़्यादा तेजी से काट काट कर खत्म कर देता है। एलमस की लड़ने की रफ्तार सच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, लेकिन इसके बाद जब उसके ऊपर एक साथ बहुत सारे अनडेड मिलकर झपटते हैं तब एलमस अपनी रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन का जोरदार यूज़ करके उन सभी को एक ही झटके में बहुत दूर हवा में फेंक देता है। अब यहाँ एलमस की ये अविश्वसनीय काबिलियत देखकर ये सभी नौसिखिए पूरी तरह दंग रह जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर एक मामूली समझा जाने वाला हैवी नाइट इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। वैसे एलमस जितने भी अनडेड को अपनी तलवार से मार रहा था वो सभी नीली रोशनी बनकर गायब होते जा रहे थे। अब यहाँ एलमस का एक और छोटा सा लेवल अप भी हो जाता है। तुम खुद अपनी आंखों से देख सकते हो कि एलमस ने अकेले ही कितने सारे खतरनाक अनडेड को पलक झपकते ही मार गिराया है। अब सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा हैरान थे कि ये अकेला लड़का इतने सारे दुश्मनों से कैसे लड़ पा रहा है। और सच कहूँ तो अब मुझे तो उन अनडेड से ज्यादा इस एलमस से डर लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब ये सभी नौसिखिए मिलकर बचे खुचे अनडेड का डट कर सामना कर रहे हैं और इन सभी ने एक साथ मिलकर यहाँ मौजूद लगभग सारे अनडेड का पूरी तरह खात्मा कर दिया है। जिसके बाद ये लोग हाफते हुए आपस में कहते हैं कि क्या अब हमें चलकर मिस्टर गोतन की मदद करनी चाहिए। एलमस फौरन रोकता है और कहता है कि वो गोल्ड हेड हम सभी से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मिस्टर गोतन को ही अकेले उसका सामना करने दो, वो इतने काबिल हैं कि उसे अकेले ही हरा सकते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस विशाल का एक गोल्ड हेड और मिस्टर गोतन के बीच एक भयंकर फाइट चल रही होती है और यहाँ पर मिस्टर गोतन उस गोल्ड हेड पर पूरी तरह भारी पड़ रहे होते हैं। वो बड़ी आसानी से उसके हर एक हमले से बचकर अपनी भारी ताकत से उसे बहुत दूर उठाकर पटक दे रहे होते हैं। अब खुद को इस तरह बुरी तरह हारता हुआ देखकर वो गोल्ड हेड पागलों की तरह आसमान की ओर मुंह करके दहाड़ता है। उसकी उस खौफनाक दहाड़ के असर से कुछ बचे हुए अनडेड आकर मिस्टर गोतन को पीछे से जकड़ लेते हैं, पर बहुत ही ज्यादा आसानी से मिस्टर गोतन अपनी ताकत के झटके से खुद को छुड़ा लेते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं कि टील जल्दी आओ और इन अनडेड को मेरे सामने से हटाओ। पर टील की तो डर के मारे फटी पड़ी थी और साथ ही उसके बाकी साथी की भी हवा टाइट थी। अब जैसे ही सिर्फ एक पल भर के लिए मिस्टर गोतन का ध्यान अपनी लड़ाई से भटकता है, वो मॉन्स्टर पूरी ताकत से उन पर अचानक हमला कर देता है। पर बड़ी फुर्ती से उसके उस हमले से बचकर मिस्टर गोतन उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना एक काफी ज्यादा पावरफुल और घातक अटैक जड़ देते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर असहनीय दर्द के मारे जोर जोर से तड़पने लगता है और अब उस मॉन्स्टर की बची हुई पावर भी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी होती है। ये सब देखकर साफ लगता है कि अब ये सभी लोग बहुत ही आसानी से अपना ये रेड मिशन पूरा कर लेंगे। पर तभी अचानक काफ़ी सारे नए अनडेड आकर मिस्टर गोतन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं और ठीक इसी अफरा तफरी के बीच वो गोल्ड हेड ज़मीन पर पड़े उन अनडेड को अपने हाथों से उठाकर जिंदा ही कच्चा चबाने और खाने लगता है। वो वहाँ मौजूद हर एक अनडेड की लाश को तेज़ी से खा रहा होता है और उसके ऐसा करते ही उसके शरीर के सारे पुराने जख्म अपने आप जादू की तरह ठीक होने लगते हैं और उसकी पूरी खोई हुई ताकत फिर से तेज़ी से रिस्टोर होने लगती है। ये खौफनाक मंजर दूर से देखकर एलमस भी थोड़ा सा हैरान और परेशान रह जाता है कि यहाँ पक्का कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। और अगले ही पल में पूरी तरह से हील और ठीक होकर वो गोल्ड हेड बहुत ही ज़्यादा जोर से एक भयानक दहाड़ मारता है। हम देखते हैं कि मिस्टर गोतन फिर से गुस्से में उस पर हमला करने के लिए आगे दौड़ते हैं। एलमस पीछे से चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पूरे शरीर से एक बहुत ही ज़्यादा अजीब और भयानक सी ताकत बाहर निकलने लगती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डार्क एनर्जी होती है। उस गोल्ड हेड की पूरी बॉडी अचानक लोहे जैसी सख्त और मस्कुलर होने लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ उस गोल्ड हेड का एक रेयर इवोल्यूशन हो जाता है और अब ये गोल्ड हेड इवोल्यूशन होने के बाद अपना लेवल अप करके बन चुका है एक खूंखार मैड हेडर और अब इसका लेवल भी बढ़कर सीधे 40 का हो चुका है। और यही भयानक रूप देखकर अब वहाँ मैदान में मौजूद हर एक इंसान बुरी तरह परेशान और खौफजदा हो जाता है, क्योंकि अब इस दानव को हरा पाना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। इसके बाद हमें कहानी में ये जानने को मिलता है कि मॉन्स्टर्स का इस तरह अचानक इवोल्यूशन होना कोई आम बात नहीं होती। ये इस दुनिया का बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और रेयर इवेंट होता है और ऐसा चमत्कार सिर्फ तभी मुमकिन हो पाता है जब बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस और संयोग एक साथ मिलते हैं। तभी जाकर कोई एक मॉन्स्टर किसी दूसरी महाशक्तिशाली स्पीशीज में इन्वॉल्व हो पाता है। और किसी भी मॉन्स्टर के इवोल्यूशन की असली कंडीशंस क्या होती हैं ये इस दुनिया में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। इसके बाद वो इवॉल्व हुआ मॉन्स्टर सीधे मिस्टर गोतन के ऊपर एक बहुत ही तेज डायरेक्ट अटैक कर देता है। गोतन को उसके उस बिजली जैसे भारी हमले का सामना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। टील और पॉल जो कि यहाँ मिस्टर गोतन का साथ देने के लिए आए थे,
वो डर के मारे अपनी जगह पे बहुत ज्यादा कांप रहे होते हैं। इसके बाद वो मॉन्स्टर बिना रुके एक और जानलेवा अटैक करता है, जिससे मिस्टर गोतन बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से इंजर्ड होकर बहुत दूर पत्थरों पर जाकर गिरते हैं। और उस मॉन्स्टर के पिछले जहरीले अटैक के शॉक की वजह से अब गोतन पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके होते हैं और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने अगले घातक हमले से गोतन का काम तमाम करने ही वाला होता है कि तभी एन मौके पे बीच में ढाल बनकर कूद पड़ता है एल्मस, और वो उस जानलेवा भारी हमले को जैसे तैसे अपनी ढाल पे अकेले ही झेल जाता है। जिसके बाद वो पीछे खड़े टील और पॉल पे चिल्लाकर कहता है कि तुम दोनों जल्दी से मिस्टर गोतन को उठाकर यहाँ से दूर ले जाओ और इन्हें हील करो। पर टील रोते हुए बताता है कि उसके पास पैरालिसिस हील करने का कोई भी मैजिक स्पेल मौजूद नहीं है। सो एल्मस गुस्से में कहता है कि बेवकूफो, बात मत बनाओ और चलो। सबसे पहले मिस्टर गोतन को घसीट कर किसी सेफ जगह पे लेकर जाओ। जिसके बाद टील मिस्टर गोतन को जैसे तैसे हील करने की कोशिश करने लगता है। वैसे मिस्टर गोतन के इस पैरालिसिस का असर खत्म होने में कम से कम 3 से 5 मिनट का पूरा वक्त लगेगा, और तब तक एल्मस को अकेले ही अपनी जान पर खेलकर उस लेवल 40 के विशालकाय मॉन्स्टर का सामना करना होगा। अब कुछ नौसिखिए लोग तो यहाँ इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर उल्टे पैर भागने लगते हैं। एल्मस अपने मन में सोचता है कि इनका यहाँ से भाग जाना ही सबसे सही रहेगा, क्योंकि ये बाकी सब इस दैत्य के सामने कुछ सेकंड भी जिंदा नहीं टिक पाएंगे। इसलिए एल्मस का ही अकेले इसके खिलाफ लड़ना सबसे बेस्ट फैसला रहेगा। पर दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस मॉन्स्टर के जोर से दहाड़ने की वजह से ही एल्मस को अपने पूरे शरीर पर एक भारी सा दबाव और प्रेशर फील होने लगता है। आखिर वो खुद अभी सिर्फ लेवल 16 का होकर एक लेवल 40 के खूंखार मॉन्स्टर का अकेले सामना कैसे कर पाएगा। उसकी एक छोटी सी चूक या गलती और सीधे उसकी मौत पक्की थी। लेकिन अगले ही पल में वो मॉन्स्टर जमीन हिला देने वाला एक बहुत ही खतरनाक पंच जमीन पर मारता है, जिससे पूरी जमीन ही टूटकर बिखर जाती है। पर उस जानलेवा हमले से बाल बाल बचकर एल्मस अपनी पूरी रफ्तार से भागने लगता है। वो मॉन्स्टर गुस्से में उसके पीछे पीछे भागता है, पर उसे अब एल्मस अपनी आंखों के सामने कहीं भी दिखाई नहीं देता। दोस्तों, एल्मस यहाँ असल में अपनी तेज स्पीड का पूरा फायदा उठा रहा था। वो उस मॉन्स्टर का ध्यान इधर उधर भटकाकर सिर्फ मिस्टर गोतन के ठीक होने तक का वक्त निकाल रहा था। पर अगले ही पल में वो मॉन्स्टर अचानक कहीं से तेजी से एल्मस के ठीक पीछे आ जाता है, और अब उस मॉन्स्टर के एक भारी और अंधे हमले से एल्मस हवा में उड़ते हुए बहुत ज्यादा दूर जाकर जमीन पर गिरता है। हम देखते हैं कि अब एल्मस यहाँ काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। एल्मस जमीन से उठते हुए खुद से कहता है कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस लेवल 40 के मॉन्स्टर को हराना अकेले मेरे लिए पूरी तरह से नामुमकिन है, पर मैं डरपोक की तरह अपनी पूंछ दबाकर मैदान से भागूंगा नहीं, क्योंकि अगर आज मैं इन मुश्किल हालातों से डर कर भाग गया तो फिर मैं अपनी जिंदगी में किस बात का मर्द रहा। जिसके बाद एल्मस अपने खून को पहुंचकर सीधा उस मॉन्स्टर की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। वो निडर होकर उस मॉन्स्टर का आमने सामने सामना करता है, उसके एक एक भारी हमले से बचता है। पर उस मॉन्स्टर के लगातार होते भारी हमलों से बचने के चक्कर में वो खुद उस पर कोई बड़ा हमला नहीं कर पा रहा था। इसीलिए अब एल्मस बिना वक्त गंवाए अपनी बिगिनर स्वॉर्ड्समैन स्किल के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेता है, जिससे वो स्किल अब अपग्रेड होकर लेवल 5 की हो जाती है। और इसके बाद जब वो मॉन्स्टर दोबारा एल्मस पर झपटकर हमला करता है तो एल्मस उसके इस डायरेक्ट हिट को अपने पूरे शरीर पर झेल जाता है, और इसके तुरंत बाद वो बिजली की तेजी से उसके पीछे आकर उसकी खुली पीठ पर अपनी तलवार से एक बहुत ही गहरा वार कर देता है। पर एल्मस के ऐसा करते ही अब ये मॉन्स्टर दर्द की वजह से और भी ज्यादा भयानक गुस्से में आ जाता है, और यही खतरनाक मंजर देखकर वहां दूर खड़े बाकी सभी लोग और भी ज्यादा बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो मॉन्स्टर बौखलाकर लगातार एल्मस पर एक के बाद एक कई जानलेवा हमले करता है, पर उसके हर एक अंधे हमले से एल्मस बड़ी खूबसूरती से बचता रहता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि लड़ाई में असली मजा तो अब आएगा। लेकिन अफसोस कि मेरा काम यहीं पे खत्म होता है, और अगले ही पल में उस मॉन्स्टर के ठीक पीछे हवा में उड़ते हुए आते हैं खुद मिस्टर गोतन, जो अपने होश में आकर उस मॉन्स्टर के सिर पे डायरेक्ट एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जानलेवा अटैक जड़ देते हैं, और वो भारी हमला सीधा सिर पे लगने की वजह से अपना पूरा असर दिखाता है, और वो लेवल 40 का मैड हेडर वहीं तड़प कर हमेशा के लिए मारा जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सभी नौसिखिए खुशी से चिल्लाने लगते हैं, और इतने ज्यादा ताकतवर और हाई लेवल दुश्मन का अकेले डटकर सामना करने की वजह से एल्मस का भी काफी अच्छा और बड़ा लेवल अप हो जाता है, और अब वो सीधे लेवल 23 पर आ चुका होता है। एल्मस को देखकर मिस्टर गोतन अपने मन में सोचते हैं कि एक मामूली से एफ रैंक के एडवेंचरर ने इस खतरनाक मॉन्स्टर का वो सीधा हमला अपने सीने पर अकेले ही झेल लिया, जिस एक हमले ने मुझे लगभग पूरी तरह से मार ही डाला था। और इसके बाद मिस्टर गोतन आगे बढ़कर एल्मस से कहते हैं कि मुझे दिल से माफ कर दो एल्मस, मैं ये मानता हूँ कि मेरा तुम सभी नए लोगों को ऑर्डर्स देने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। मुझे तुम सभी को और अच्छे से गाइड और लीड करना चाहिए था, और अपनी इस गलती के पछतावे के तौर पर मैं दिल से चाहूंगा कि इस लेवल 40 के मॉन्स्टर का ये सबसे कीमती मैजिक स्टोन तुम्हारा हो। एल्मस हैरान होकर पूछता है कि क्या आपको सच में इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक लेवल 40 के मॉन्स्टर का मैजिक स्टोन इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल होता है। वैसे मैजिक स्टोन के अलावा इस मरे हुए मॉन्स्टर से एक बहुत ही लेजेंडरी आइटम भी इन दोनों को ड्रॉप के तौर पर मिलता है,
है। मिस्टर गोतन मुस्कुराकर कहते हैं कि एलम्स, तुम्हारे बिना मैं उस मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा पाता और तुम्हारी बहादुरी की वजह से आज मेरी जान भी बची है, इसीलिए इस मॉन्स्टर को खत्म करने का पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही जाता है। और इसके बाद हम उस लेजेंडरी आइटम को देखते हैं जो इन्हें उस मॉन्स्टर की लाश से मिला होता है, यानी कि डीमंस रेस शील्ड। और इस चमत्कारी शील्ड की कीमत बाजार में लगभग 3 मिलियन यानी कि पूरे 30 लाख गोल्ड कॉइन्स के बराबर होती है। एल्मस अपने मन में सोचता है कि ये शील्ड तो आगे चलकर उसके बहुत ही ज्यादा काम आ सकती है, क्योंकि ये शील्ड बड़े से बड़े और बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स को भी बहुत ही आसानी से रोक सकती है। अब इसके बाद मिस्टर गोतन खुश होकर कहते हैं कि एल्मस, मैं खुद शहर जाकर गिल्ड मास्टर से पर्सनली कहूंगा कि वो तुम्हें फौरन प्रमोट कर दे, क्योंकि तुम सच में बहुत ही ज्यादा होनहार और बहादुर लड़के हो। तुम जानते हो कि तुम्हारे एक हैवी नाइट होने की वजह से गिल्ड के कुछ लोगों ने मुझसे पहले ही कहा था कि शायद से तुम इस बड़े मिशन पर कोई चीटिंग करोगे, पर वो सारे के सारे लोग बिल्कुल गलत थे। तुम वाकई में बहुत ज़्यादा काबिल इंसान हो और मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। तभी टील पीछे से मुंह बनाकर यहाँ आकर कहता है कि वो मिस्टर गोतन, क्या आप मेरा भी प्रमोशन कर सकते हैं? मैंने ही तो आपको हील किया था, आपको याद है ना? पर मिस्टर गोतन पलटकर उसे डांटते हुए कहते हैं कि टील, तुम में हिम्मत और समझदारी दोनों की ही बहुत भारी कमी है। पहले जाओ और अपनी इन सारी खामियों को दूर करो और फिर कहीं जाकर तुम्हारे प्रमोशन के बारे में मैं सोचूंगा। अब भैया ये सब सुनकर टील को एल्मस की कामयाबी से अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, पर एल्मस के लिए तो ये उसकी ज़िंदगी की एक नई और सुनहरी शुरुआत होती है। जिसके बाद ये कैमरा एंगल बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरे शहर को दिखाता हुआ हमें सीधे एडवेंचरस गिल्ड के बड़े हॉल तक लेकर जाता है। गिल्ड में हम देखते हैं कि पहले की ही तरह बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अरे वही सारे मतलबी लोग जो पहले एल्मस पे हंस रहे थे यार। अब यहाँ इस खतरनाक मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इस पूरी टीम को गिल्ड की तरफ से 13,300 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं, और उन सभी छोटे मैजिक स्टोन्स के लिए जो इन्हें अनडेड को हराने पे मिले थे, उसके बदले में इन्हें मिलते हैं पूरे 2 लाख गोल्ड कॉइन्स। और उस गोल्ड हेड के मैड हेडर में इन्वॉल्व होने के बाद वाले उस सबसे रेयर मैजिक स्टोन के लिए एलम्स को अकेले मिलते हैं पूरे 6 लाख गोल्ड कॉइन्स। मिस्टर गोतन हंसते हुए कहते हैं कि एलम्स, तुमने तो इस पूरे मिशन पे अकेले ही इस बार मुझसे भी ज़्यादा पैसा कमा लिया है। और गिल्ड में मौजूद बाकी जो लोग थे ना, वो ये सब नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हक्के बक्के रह जाते हैं। सभी लोग आपस में फिर से बुरी बातें करने लगते हैं कि अरे ये तो बस एक मामूली सा हैवी नाइट है, ये इतना ज़्यादा ताकतवर और अमीर कभी नहीं हो सकता। ज़रूर से इसने कोई ना कोई घटिया ट्रिक का यूज़ किया होगा। लेकिन उनकी ये घटिया बातें सुनते ही मिस्टर गोतन भयंकर गुस्से में आकर पूरे गिल्ड में दहाड़ते हैं कि तुम सब लोग एल्मस की ईमानदारी पर शक कर रहे हो, यानी कि उस लड़के पर जिसे मैंने अपनी आंखों से देखकर खुद प्रमोट किया है। यानी कि ये सीधी सीधी मेरी खुद की बहुत बड़ी इंसल्ट है। कौन है वो जो यहाँ खड़े होकर मेरी इंसल्ट करने की जुर्रत कर रहा है? सामने आओ। मिस्टर गोतन को अब इस तरह गुस्से में आग बबूला देखकर गिल्ड के हॉल में मौजूद कोई भी इंसान डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोल पाता और सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद एल्मस बहुत ही इज्जत के साथ मिस्टर गोतन को टाटा बाय बाय करता है। और दोस्तों, अब एल्मस फाइनली प्रमोट होकर आ चुका है रैंक ई पर। लेकिन इसके बाद वो रास्ते में चलते हुए ये सोच रहा था कि ई रैंक पर आने के बाद अब वो किसी भी खतरनाक डंजन के अंदर आसानी से जा तो सकता है, पर उसकी जो मुख्य रैम्पार्ट रिफ्लेक्शन वाली स्किल है वो सिर्फ और सिर्फ उससे कमजोर दुश्मनों पर ही सही से काम करती है, और जो उससे ज्यादा ताकतवर दुश्मन होंगे उन पर उस स्किल का कोई खास असर नहीं होगा। इसलिए वो सोचता है कि लगता है अब मुझे उसकी बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही रेयर और लेजेंडरी इंसैनिटी स्किल बुक है और इसका नाम है फैंग ऑफ स्मोल्डरिंग इंसैनिटी, ए फैंग ऑफ स्मोल्डरिंग इंसैनिटी। पर ऐसी किताबें इस पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कीमती और मिलना नामुमकिन होती हैं। लेकिन एल्मस इसे हर हाल में ढूंढ कर ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों स्किल्स यानी कि ओथ ऑफ हैवी आर्मर और फैंग ऑफ स्मोल्डरिंग इंसैनिटी, ये दोनों जब एक साथ मिलती हैं तब जाकर ये हैवी नाइट की क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट करती हैं। और एक कंप्लीट हैवी नाइट सिर्फ और सिर्फ एक डिफेंसिव स्पेशलिस्ट ही नहीं रहता, बल्कि वो आगे चलकर एक ऐसा खूंखार ऑफेंसिव स्पेशलिस्ट भी बन जाता है, जिसे अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो वो बन जाता है एक जीता जागता इंसानी न्यूक्लियर वेपन। तो अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एल्मस उस अनोखी और चमत्कारी किताब को ढूंढ पाएगा? क्या वो आगे चलकर उन सभी लोगों को गलत साबित कर पाएगा जिन्होंने उसके साथ इतना बड़ा अन्याय और गलत किया था?